एक तस्वीर हम आपको वो दिखाना चाहते हैं जिसकी हकीकत को अब तक कागजों में दबा के रखा गया। क्योंकि एक तस्वीर आपने बिहार की देखी जिसमें आपने उन राजनीति वालों को जवाब लेते हुए और देखते हुए हासिल करते हुए पाया होगा जिनको ऐसा लगता है कि तुष्टीकरण की सियासत करके वो अपने आप को सत्ता पे बना सकते हैं। लेकिन एक तस्वीर हम वो दिखाएंगे जिसको छिपाकर सत्ता में बने रहने की कोशिश की गई। क्योंकि बात हम करेंगे वर्ष 1980 में हुए मुरादाबाद दंगों की। अब आप कहेंगे कि 43 वर्ष पुराने दंगे की याद ताजा करने की हमें आज क्या जरूरत है। दरअसल तब से अब तक यूपी में कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन किसी भी सरकार ने उन दंगों की जांच रिपोर्ट को कभी भी सार्वजनिक नहीं होने दिया। लेकिन अब योगी सरकार ने मुरादाबाद दंगों की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का फैसला किया है। और अब आप कहेंगे कि इस जांच रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, अब तक क्यों नहीं किया गया, यह भी आपको हम बताएंगे। लेकिन पहले 43 वर्ष पुराने दंगों की डिटेल्स हम आपको बताते हैं। 13 अगस्त 1980 वो ईद का दिन था। मुरादाबाद की ईदगाह में करीब 50,000 लोग नमाज के लिए जुटे थे। ईदगाह के बाहर भी लोग नमाज के लिए मौजूद थे। नमाज शुरू होते ही शोर होने लगा, क्योंकि मुस्लिम धर्म में एक नापाक माने जाने वाला जानवर ईदगाह के अंदर घुस गया था। नमाज अदा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने वहां खड़े पुलिस वालों को उस जानवर को भगाने के लिए कहा, लेकिन पुलिस वालों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसी वजह से पुलिस और वहां मौजूद लोगों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस पत्थरबाजी में बदल गई। एक पत्थर एसएसपी के सिर पर जाकर लगा, जिसके बाद कथित तौर पर पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद लोगों का गुस्सा पुलिस पर टूट पड़ा। दोनों तरफ से फायरिंग हुई और पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। मामला इतना बिगड़ गया कि 13 अगस्त को ही सीआरपीएफ और बीएसएफ को शहर में तैनात कर दिया गया। शुरुआत में मामला पुलिस और मुस्लिम समुदाय के बीच झड़प का था, लेकिन एक दिन बाद यानी 14 अगस्त को यह पूरी तरह से सांप्रदायिक दंगे का रूप ले चुका था और हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंसा शुरू हो गई। हिंसा शुरू होने के बाद 1 महीने से ज्यादा समय तक पूरे मुरादाबाद जिले में कर्फ्यू लगा रहा। अगस्त में शुरू हुई हिंसा नवंबर तक अलग अलग इलाकों में फैलती रही। सरकारी आंकड़ों में अगर जो बातें हैं उनके आंकड़ों के मुताबिक ही दंगों में 289 लोगों की मौत हो गई थी और 112 घायल हो गए थे। पूर्व पत्रकार और पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने इस घटना को तब कवर किया था और उन्होंने अपनी किताब राइट टू आफ्टर राइट में लिखा था, मुरादाबाद में जो हुआ वो हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था, बल्कि सांप्रदायिक पुलिस द्वारा मुसलमानों का नरसंहार था। पुलिस ने बाद में इस नरसंहार को ढकने के लिए इसे हिंदू मुस्लिम दंगा बना दिया। ये किताब में उन्होंने जो दंगा पूरा कवर किया था उसका जिक्र किया है। ये सारे फैक्ट्स जानकर कोई भी कहेगा कि मुरादाबाद दंगों की जिम्मेदारी तो पुलिस की बनती थी। राज्य सरकार ने बाद में एक जांच आयोग का गठन किया। एकमात्र सदस्य वाले इस आयोग में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस एमपी सक्सेना को शामिल किया गया। आयोग ने 20 नवंबर 1983 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। 20 नवंबर 1983 को यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी, लेकिन यह रिपोर्ट कभी भी सामने नहीं आई। अब जाकर 40 वर्ष पुरानी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का फैसला योगी सरकार ने लिया है। 40 वर्ष में कई सरकारें आई, लेकिन अब तक सार्वजनिक यह रिपोर्ट नहीं हो पाई। मुरादाबाद दंगों के पीड़ित 43 वर्ष से न्याय और मुआवजे की मांग को लेकर दर-दर भटक रहे हैं। कई बार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग तक उठी, लेकिन किसी भी सरकार ने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया। पब्लिक डोमेन में इसे कभी नहीं आने दिया गया। हर सरकार ने बस यही कहा कि जांच रिपोर्ट गोपनीय है और इसे हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। लेकिन अब जाकर इस 40 वर्ष पुरानी रिपोर्ट का इंतजार खत्म होने वाला है। अब योगी सरकार इस रिपोर्ट को सदन में रखेगी, जिसके बाद दंगों का सच सबके सामने आ सकता है। सपा बसपा कांग्रेस का चरित्र ही रहा है, जो अपराध विशेष तौर से दंगाइयों के द्वारा विशेष तौर से इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, उनकी जांच हुई है, तो उसको दबा के रखने का काम किया गया था। लेकिन हमारी सरकार ने उसको दबने नहीं दिया है और वो सदन में आने जा रहा है
और कैबिनेट ने उसे पास कर दिया। कई लोगों का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। 40 साल बाद 83 लोगों की मौत हुई थी। आप लोग रिपोर्ट रखेंगे तो विपक्ष के सामने कोई मुद्दा नहीं बचेगा। नहीं, विपक्ष के पास मुद्दा है ही नहीं। विपक्ष मुद्दा विहीन है, फर्जी मुद्दे लेके आते हैं और जनता सब समझती है। इसीलिए सपा बसपा कांग्रेस को साफ करती है और भाजपा को आशीर्वाद देती है। सर, अब्दुल रहमान जो शफीकुर रहमान बर्क हैं, उस रिपोर्ट में हम देख रहे थे उनका भी नाम उस जमाने में नहीं। जो उनकी मानसिकता आज भी अगर उनका कोई बयान होता है तो ऐसा ही बयान आता है जो उस समय के आयोग के द्वारा जांच की रिपोर्ट के माध्यम से दिखाई दे रहा है। सर, 15 सरकारें बदल गई, किसी ने इस जांच रिपोर्ट को रखा नहीं। आप लोग बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया आपने। निश्चित तौर से देखिए, मैंने कहा ना, सपा बसपा कांग्रेस, यह सरकारें कभी भी छिपाने की ही इस प्रकार की घटनाओं की कोशिश करती हैं, लेकिन आज सरकार ने इस संबंध में कदम उठाया है और कैबिनेट ने उसको पास किया है। अब सदन में आएगा, उस पर चर्चा करने की जरूरत होगी, चर्चा करेंगे और ऐसे लोगों के बारे में जनता जाने और ऐसे लोगों से सावधान रहे, इसकी जरूरत है, इसका आह्वान भी करें। अब पहली बार इन दंगों की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होने वाली है, लेकिन सवाल यह है कि इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है, इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसे आज तक सामने नहीं आने दिया गया, इसे रोक के रखा गया। 40 वर्ष बीत गए। जब मुरादाबाद में दंगे हुए थे तब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और वीपी सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने दंगों के बाद मुरादाबाद का दौरा भी किया था और जांच के आदेश भी उस वक्त दिए थे। ये दंगे 13 अगस्त को भड़के थे और 2 दिन में ही हालात इतने बदतर हो चुके थे कि 15 अगस्त 1980 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लाल किले से अपनी स्पीच की शुरुआत, यानी अपने भाषण की शुरुआत इन दंगों पर दुख जताकर की थी और दोषियों को सजा दिलवाने का ऐलान किया था। आज हम आपको वो भी सुनवाते हैं। भारत के प्यारे देश निवासियों, कुछ वर्ष बाद फिर से मुझे ये गौरव प्राप्त हुआ है कि इस ऐतिहासिक स्थान पर अपने प्यारे झंडे को फहराऊं। ये खुशी का अवसर होना चाहिए था, लेकिन मेरा दिल दुख से भरा है। ये आकाशवाणी जो घटना यहाँ से बहुत दूर नहीं, मुरादाबाद में हुई है, उसने हमारे देश को चोट लगाई है। ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की हमारे सहानुभूति उन सब परिवारों के संग है जिनके लोग मरे हैं या चोट लगी है या किसी प्रकार की हानि हुई है। मैं आप सब के तरफ से उनको सहानुभूति देती हूँ और यही कह सकती हूँ कि जिसने भी शरारत की या दोषी है, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। ये लेकिन संग ही संग मैं आप सब से अनुरोध करती हूँ कि ये जो सांप्रदायिकता की भावना, जातिवाद की भावना या बदले की भावना, इसको हम फैलने नहीं। आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय सबका कर्तव्य है शहर और गांव में कि अपनी पूरी ताकत अमन और शांति रखने में लगाएं। यानी उस वक्त माहौल, यानी स्थिति बहुत तनावपूर्ण थी और इंदिरा गांधी ने दोषियों को सजा दिलवाने का भरोसा तो दिलाया, लेकिन अपना ये वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। सजा दिलवाना तो दूर, कभी दोषियों के नाम तक सामने नहीं आए, क्योंकि दंगों की जांच रिपोर्ट ही कभी सार्वजनिक ही नहीं हुई। लेकिन अब योगी सरकार ने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने का ऐलान कर दिया है, तो दोषियों के नाम भी सामने आएंगे और उन्हें सजा भी मिल पाएगी। और योगी सरकार के सूत्रों का दावा है कि जांच रिपोर्ट में जो कुछ खास बातें वो बताते हैं आपको, क्योंकि जांच रिपोर्ट में दंगों के लिए पुलिस पर लगाए गए सभी आरोप खारिज किए गए हैं। उस जांच रिपोर्ट में जो बातें हैं उसके मुताबिक जितने भी आरोप पुलिस पे हैं वो सभी खारिज किए गए हैं कि पुलिस की वजह से दंगा भड़का। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में मुरादाबाद दंगे में मुख्य भूमिका मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शमीम अहमद की मानी गई है और रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पुलिस प्रशासन को बदनाम करने के लिए हिंसा को उस वक्त अंजाम दिया गया था।
इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि दूसरे समुदाय को फंसाने और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए एक समुदाय ने इस दंगे की साजिश रची थी। रिपोर्ट में यह भी दावा है कि मुस्लिम लीग ने समर्थन हासिल करने के लिए वाल्मीकि समाज और हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया था। रिपोर्ट में के मुताबिक दंगों की जांच में बीजेपी और आरएसएस का कोई किरदार होने का सबूत नहीं मिला है। इस रिपोर्ट में जो बातें हम तक पहुंची वो हम आपको बता रहे हैं। और अगर इन दावों में सच्चाई है तो फिर सवाल यह उठता है कि क्या एक खास धर्म की सरपरस्ती के लिए कांग्रेसी सीएम वीपी सिंह ने जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन अब इस रिपोर्ट को 40 वर्ष बाद योगी सरकार सार्वजनिक करने वाली। और इसको लेकर जी न्यूज ने मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन से बात की। एसटी हसन ने इन दंगों को अपनी आंखों से देखा है, तब वो ईद की नमाज के लिए ईदगाह में ही मौजूद थे। एक बार आपको उनको सुनना चाहिए। जो कुछ भी देश के अंदर हालात गुजरे हैं और जिनको के दबा दिया गया था, जनता को सही हकीकतें मालूम होनी चाहिए, ये जनता का हक भी है, लेकिन इंक्वायरी सही होनी चाहिए। ये ना हो कि इंक्वायरी जो है वो टारगेटेड हो, किसी और को बदनाम करने की साजिश हो। जो सही हो वो होना चाहिए। हमने वो दंगा अपनी आंखों से देखा था। एमबीबीएस के हम छात्र थे, फाइनल ईयर था, हम ईद सेलिब्रेट करने के लिए घर आए थे। ईदगाह के मैदान में पीएसी ने गोली चला दी क्योंकि लोग इश्तियाल अंगेज हो गए थे। एक नजिस जानवर खंजीर नमाज की सफों में आ गया था। झगड़ा वहां से शुरू हुआ। ना आंसू गैस छोड़ी गई, ना रबर बुलेट्स मारी गई, लोगों को डायरेक्ट गोली पे रख लिया गया था। मेरे सगे मामू उस वक्त नमाज पढ़ा रहे थे। उन्होंने मुझे बताया था कि लाशों के ट्रक वहां से निकाले गए थे और एक आदमी ऐसा था जिसकी टांग में गोली लगी थी और इमाम साहब से कह रहा था कि इमाम साहब मुझे बचा लो, मुझे लाशों में लिए जा रहे हैं। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश करी। पीएसी वाले ने इमाम साहब के भी बट मारी बंदूक की, लेकिन उन्होंने उसको खींच लिया। वो हालात जो गुजरे थे और उस वक्त क्या पार्लियामेंट में बयान दिए गए और उन पुलिस वालों को किसी एक को सजा क्यों नहीं दी गई, ऐसे क्यों गोली चलाई गई। बाद में लोगों ने इश्तिहार में आके गल शहीद की एक चौकी हुआ करती थी, अब तो थाना है, इसको फूंक दिया और शहर के अंदर दंगा भड़क गया, लोग मारे गए। एक रिपोर्ट ये आ रही है डॉक्टर शमीम साहब ने उसमें भड़काया था, ऐसा हरगिज नहीं था। पीएसी ने जो जुल्म करे, डॉक्टर शमीम साहब ने उसके खिलाफ आवाज उठाई और लोगों ने उनके ऊपर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। उस वक्त मिसेस इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे और इमाम साहब ने ये डिमांड रखी थी कि मुरादाबाद के अंदर पीएसी ना लगाई जाए। आधे मुरादाबाद में पीएसी को हटा दिया गया और बरसों तक पीएसी नहीं लगाई गई थी। और जब पीएसी के ये रोल जगह जगह यूपी के अंदर लोगों ने देखे थे, उस वक्त मुलायम सिंह यादव जी ने 10.5% मुसलमानों को पीएसी में भर्ती करा कि इसीलिए कि उनकी मौजूदगी में मुसलमानों के ऊपर जुल्म ना हो। बहुत सी सरकारें आई चली गई, हमारी भी सरकार आई चली गई। जब किसी सरकार ने सार्वजनिक नहीं करा तो हो सकता है उनको ये खदशा हो कि सार्वजनिक करने से हिंदुस्तान की और खासतौर से मुरादाबाद के दोनों समुदायों के बीच में दूरियां और ना बढ़ जाएं। लेकिन अब इतना टाइम हो गया, 40-42 साल 43 साल हो गए। जो होना था हो चुका, लोगों ने सब्र कर लिया। लेकिन जिसके घर में मौतें हुई, जिसके लोग वापस नहीं लौटे, उनकी वो यादें उनको हम आज भी ताज़ी हैं। आज भी उनको याद करके लोगों की आंखों में आंसू भर आते हैं। सार्वजनिक होनी चाहिए, जनता को पता चलना चाहिए कि आखिर हुआ क्या था। 43 वर्ष बाद भी मुरादाबाद में ईदगाह के आसपास की सड़कें हिंसा और दंगों की ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है जिसे कई लोग यूपी में अब तक की सबसे खराब सांप्रदायिक हिंसा मानते हैं। ये शायद पहले दंगे होंगे जिसमें पुलिस प्रशासन पर सांप्रदायिक होने के आरोप लगे हों। जी न्यूज ने मुरादाबाद में उन दंगों का केंद्र बिंदु बनी ईदगाह से रिपोर्टिंग की है और 43
साल पुराने दंगों की कहानियां चश्मदीदों और पीड़ितों की जुबानी जानिए और समझिए। और आज हम आपको भी वो दिखाना चाहते हैं। मुरादाबाद में ईदगाह के आसपास की इन सड़कों पर चलते हुए ये महसूस नहीं होता कि 43 साल पहले यहाँ ईद के दिन मौत के मातम की शुरुआत हुई थी। अगस्त 1980 को ईदगाह मैदान है मुरादाबाद का, और इसी मैदान में हजारों की तादाद में लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि जो आंकड़े बताते हैं कि लोग 50,000 से ज्यादा लोग यहां पर नमाज अदा करने पहुंचे थे। और उसी दौरान एक सूचना आती है, एक अफवाह फैलता है कि इस मैदान के अंदर जब लोग नमाज अदा कर रहे थे वहां पर एक नापाक जानवर, हालांकि सूअर कहते हैं, वो इस मैदान में घुस गया था, जिसके बाद जो लोग थे वो इस्लाम के खिलाफ माना जाता है और लोग भड़क गए और पूरे ईदगाह मैदान के बाहर सुरक्षा बल तैनात किए गए थे, पीएससी के जवान थे। और इसी बीच जो नमाजी थे और पुलिस के बीच हिंसक घटना घटी। इसी ईदगाह में 13 अगस्त 1980 को ईद की नमाज की आवाज थम गई और गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगी थी। 85 साल के हकीम सैयद मासूम अली आजाद आज शहर के इमाम हैं, लेकिन उस दिन ईदगाह मैदान में नमाजी बनकर अपने बड़े भाई के साथ मौजूद थे। कि हमको ऊपर चबूतरा है बहुत बड़ा, वह नमाज मेरे भाई ने, बड़े भाई ने पढ़ाई थी। वो चबूतरे के ऊपर एक सीढ़ियों का बना हुआ एक बड़ा हुआ है, वहाँ खुतबा दिया, दुआ कराई। उसी दौरान आगे मैदान में कोई शोरगुल हुआ, तो उसमें परेशानी क्या बात है, लोग खड़े हो गए, कोई भाग रहे हैं, कर रहे हैं। हमने पीएससी को भी देखा, वहाँ पर आई, फिर फायरिंग की आवाज़ आई। तो उसके बाद जब हम नीचे पहुँचे हैं हम और भाई, तो कुछ हमने लाशें देखी वहाँ पर, बच्चे सिसकते हुए देखे और आंसू गैस छोड़ा गया। उस पर हमारी आँखें बिल्कुल दुखने लगी, मिर्चने लगी। तो कुदरती मदद ये आई कि बारिश हो गई। उसी वक्त बारिश होने से राहत मिली पब्लिक को, जो आंसू गैस का असर कम हुआ। तो अब हम घर कैसे जाएं? तमाम साहब चीख पुकार की आवाज़ आ रही थी, पत्थरबाजी आगे चौराहे पे हो रही थी, घरों पे लोग खड़े हुए थे छतों पे। हम वही रास्ता हमारे घर आने का था, तो हम बराबर के मकान में रुक गए वहाँ पर। उस दंगे के चश्मदीद और पीड़ित कहते हैं कि वो दंगा हिंदू और मुसलमानों के बीच नहीं था, बल्कि पुलिस और मुसलमानों के बीच था। हमारी मालदा जो थी घर में मौजूद थी, बाहर तो निकलने का सवाल ही पैदा नहीं लेडीज का। हम लोग भी घर में मौजूद थे, नमाज पढ़ के आए वापस, और हम लोग मौजूद थे घर में। अब यहाँ पर जो पब्लिक थी खड़ी हुई, वो पीछे गाड़ी आई इधर से, वो गोली चलाती हुई आई। अच्छा, गोली चलाती हुई आई तो पुलिस वाले फिर निकल के आए बाहर। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा यहाँ के हमें शिकार बनाया, हमारे घर के किवाड़ तोड़े उन्होंने यहाँ से, फिर अंदर के किवाड़ तोड़े उन्होंने। जब जा करके फिर उसके बाद में उन्होंने हमारी बात गोली मारी है। अच्छा। कराई में गोली मार के फायर हो गई, घायल हो गए, मर चुके साहब, डेथ हो गई, वहीं पर डेथ हो गई। उसके बाद में 3 दिन तक रखा रहा जनाजा। मेरे फादर और 3 भाई मेरे, आज तक उनका पता नहीं। अच्छा, उस सन 80 के गायब हुए हैं वो लोग, उनका कुछ पता नहीं। तो क्या इसकी रिपोर्ट आप लोग पुलिस में दर्ज कराई? पुलिस ने अब तक कभी भी 43 सालों में कुछ बताया इस बारे में कि कहाँ है, फाइलों में बंद हो गया है या केस ही बंद कर दिया है? कुछ तो बताया होगा। कुछ भी हम लोगों ने बहुत पता किया अपने लेवल पे, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को तो, मेरे 2 भाई जो बड़े थे, जो होशियार थे, उन लोगों को तो पुलिस ही ले गई थी साथ में। मेरे वालिद को भी ले गई थी पुलिस। तो मैं तो उस वक्त, जाहिर सी बात है, मेरे अराउंड 7 या 8 ईयर्स का ही रहा हूँगा, तो मैं क्या पता करूँ उसमें। अच्छा। मुझे किसी ने नहीं बताया, और मैंने लोकल लेवल पे बहुत पता किया, किसी ने बताने को तैयार नहीं हुआ कि वो कहाँ गए। हम लोगों ने जगह जगह उन्हें ढूंढा भी, बॉम्बे, अंडमान निकोबार तक हो ही आया, मगर किसी को पता नहीं। हम लोगों ने कई लोग हायर भी करे कि उन लोगों के थ्रू हम लोगों को दिखाया, कुछ पता नहीं चल पाया। आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने बाद में इस हिंसा को सांप्रदायिक रंग दे दिया और हिंदू मुसलमानों के बीच दंगा भड़क गया।
लेकिन हिंदुओं का पक्ष अलग है। कैलाश प्रजापति वाल्मीकि समाज से आते हैं। उस दिन दंगाइयों ने इनके घर पर भी हमला किया था। वो ऐसा हुआ कि हम यहाँ रहते हैं बूढ़ा चौराहे पर, तो यहाँ हिंदू बस्ती थी सारी। ये लोग जब उन्होंने पुलिस ने डंडा फटकारा तो इधर को भागे ही है। भागने के बाद में इन्होंने हमारे घरों पर पथराव करा, तो बदले में हम लोगों ने इन पे पथराव करा और इससे कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा पथराव चला कम से कम। हम सब लोग कमरे में बंद थे उस समय। हमारी माँ ने हमें कमरे में बंद कर दिया कि बोले तुम बाहर को मत जाना। हम अंदर ही घर में रहे। उसके बाद निकल कर आए तो देखा तो तमाम पटी पड़ी सड़कें पथराव से। इतना पथराव, इतना विकट पथराव हुआ कि पैर रखने की जगह नहीं थी। सड़क नजर नहीं आ रही थी, बिल्कुल लाल थी, ईंटों से भरी हुई। हिंसा के पहले दिन मामला पुलिस और मुस्लिम समुदाय के बीच झड़प का था, लेकिन देखते ही देखते ये पूरी तरह सांप्रदायिक दंगे में बदल गया। डॉक्टर राजकमल गुप्ता उस वक्त ट्रेनी डॉक्टर थे, मुरादाबाद के सरकारी अस्पताल में तैनात थे। उस समय मैं ट्रेनिंग डॉक्टर था, बिल्कुल पता नहीं था। अस्पताल में कॉमन बात है, इमरजेंसी में बैठा था। आर के गुप्ता एक फार्मासिस्ट थे, तो कि वो एक स्टैब वुंड का केस आया। स्टैब वुंड मतलब चाकू लगा हुआ, छुरी। तो ये वो रूटीन आ गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, 5, 6, 7 केस आ गए। और वो जो केसेस आए ना, मैं ये भी बात आपको बता दूं, शुरू में सब एक ही संप्रदाय के थे। उसके बाद एकदम से शोर बजा, हिंदू मुस्लिम हो गई, हिंदू मुस्लिम हो गई, हिंदू मुस्लिम हो गई। तब पूरा शहर ऐसा हो गया कि एकदम शांत, शटर बंद, जो जहां था वो वहां से भाग खड़ा हुआ। दंगों के दौरान छापेमारी में पुलिस को दंगाइयों के ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार मिले थे। मुरादाबाद दंगों को इसलिए भी सबसे खराब दंगा माना जाता है क्योंकि ये दंगा 3 महीने से भी ज्यादा वक्त तक चला था। पुलिस पर मुसलमानों को मारने के आरोप लगे थे और मुसलमानों पर हिंदुओं को लूटने मारने के आरोप लगे थे। त्योहार का दिन था, होली अष्टमी का दिन था। 2 घंटे की कर्फ्यू में ढील दी गई थी। तो कुछ ज़रूरी सामान के लिए हम मंडी चौक में गुजराती मोहल्ले में रहते थे, तो वो बस थोड़ी सी देर के लिए बाहर गए थे कि मेरा बर्थडे था, तो हर बाप की वो होती है, तो बोले मैं कुछ लेकर आता हूँ। बस वो लेने गए थे। उसके बाद हम उनका इंतजार करते, अचानक कर्फ्यू बंद हो गया। सायरन बजे और कर्फ्यू बंद हो गया। उसके बाद फिक्र होने लगी कि पापा हो सकता है मोहल्ले में हो, लेकिन मोहल्ले में भी कोई पता नहीं लगा। रात होने लगी, शाम ढल गई, सब लोगों के दरवाजे बंद होने लगे। फैजगंज चौराहा है, वहीं पर मारा गया था। वहाँ जो लोग थे उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे वो यहाँ रुके थे, साइकिल थी उनके पास, उस पे से उनकी पहचान थी, तो जैसे किसी जानने वाले ने उनको हाथ दे के रोका। हाथ दे के रोकने के बाद वो उससे बातें करने लगे। बातें करने के बाद उनकी पीठ में पीछे से तलवार या छुरा जैसी कोई चीज़ उनको मारी गई, जो वहाँ के लोगों ने देखा। उसके बाद वो उन्हें टांगों से पकड़ के खींचते हुए ले गए थे। तो जब सड़क पे सारा ब्लड पड़ा हुआ था, बस इतनी ही बात पता लगी। हालांकि ये अभी आरोप है। फायरिंग कैसे शुरू हुई, लोगों की मौतें कैसे हुई, इसके अलग अलग वर्जन हैं। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि पहले भीड़ की तरफ से ही फायरिंग हुई और बगल के पुलिस स्टेशन को आग में झोंक दिया गया था। 1980 में मुरादाबाद में जब दंगे हुए थे तो दंगाइयों ने पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया गया था। उस वक्त ये गल शहीद पुलिस चौकी हुआ करता था, लेकिन आज गल शहीद पुलिस कोतवाली यानी थाना बन चुका है। लेकिन बता दें कि इस दंगे में 83 लोग मारे गए, जबकि 100 से ज़्यादा लोग इस दंगे में घायल हुए। लेकिन सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो इस दंगे में लापता हो गया, गुमशुदा हो गया, जिसकी रिपोर्ट आज भी इस थाने में दर्ज है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग लापता हुए वो कौन थे, उनके अपने आज भी उनका इंतजार में लगे हुए हैं। राजू राज, जी मीडिया, मुरादाबाद। मुरादाबाद दंगों में मुसलमान और हिंदू समुदाय की अलग अलग थ्योरी है। दंगा कैसे भड़का, क्यों भड़का, किसने भड़काया, इन सवालों की जांच रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई है। मुरादाबाद दंगों की जांच रिपोर्ट 40 वर्षों तक दबाकर क्यों रखी गई? रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद इस सवाल का जवाब तो मिल ही जाएगा और यह भी पता चलेगा कि अब ऐसा क्यों हो रहा है। क्या रिपोर्ट दबाने के पीछे कांग्रेस की राजनीति थी या अब तक रिपोर्ट सार्वजनिक करने के पीछे बीजेपी की कोई राजनीति है? इन सारे सवालों के जवाब जांच रिपोर्ट के सामने आने के साथ ही सामने आ जाएंगे।
लेकिन ये तस्वीरें आज बताती है कि उस वक्त का दर्द और उस वक्त से न्याय का इंतजार अब भी उन लोगों को है। Zee News।